नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि एक श्रृंखला पूरी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में एक एक स्तर पे आप लोगों के साथ प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन साझा करते हैं। उसी श्रृंखला के अंदर और थोड़े ज्योतिषीय आयामों को और ज्योतिषीय गूढ़ रहस्यों को आप लोगों के साथ साझा करते हुए कुछ और नई वार्तालाप विषय आप लोगों के साथ साझा करते हैं। अभी हम अपनी पूर्व निर्धारित वर्तमान चलती हुई श्रृंखला में ज्योतिष एवं योग के ऊपर बात कर रहे हैं। ये पंचांगीय योगों के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे जानकार दोस्तों ने, मित्रों ने, ज्योतिष के जिज्ञासुओं ने पूछा कि आप पंचांग के ऊपर इतनी अधिक निर्भरता या पंचांग के ऊपर इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। देखिए, पंचांग किसी भी जन्म कुंडली का या किसी भी ज्योतिषीय आयाम का धरातल है। जब वो धरातल है तो उसके ऊपर बहुत ही मजबूती से, बहुत ही सदृढ़ता से कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम आगे जाके उस भवन का जिस निर्माण कर रहे हैं वो पूरी तरीके से परिपक्व हो, बली हो, सुदृढ़ हो, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार की गिरावट ना आए। छोटा लाभ बड़ी हानि दे सकता है, इसीलिए सर्वप्रथम ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो ज्योतिष के योग हैं उनको पूरे तरीके से समझ लें। तब भविष्य कथन की तकनीक के ऊपर यदि हम उतरेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो हमारी व्याख्या के अंदर, हमारी ज्योतिषीय परामर्श के अंदर त्रुटियां लगने की संभावनाएं कम से कम रहेंगी। त्रुटियां तो खैर फिर भी लग सकती हैं, लेकिन कम से कम रहेंगी। आज हम आप लोगों के साथ और एक ज्योतिष का नया विषय, जो पहले से ही और प्रचलन में है, लेकिन सामान्यतः लोग इसका प्रयोग कम करते हैं। लेकिन मेरी कुल परंपरा, मेरे आचार्य जिनके द्वारा मैंने ये शिक्षा प्राप्त करी, वो अपनी अभ्यास में इसका प्रयोग बहुत करते थे। और इसी कारण से किसी भी आचार्य का शिष्य, किसी भी विद्यालय का छात्र, किसी भी संस्थान का छात्र अपने उन प्रयोगों को, उन विद्याओं को प्रयोग सबसे पहले करेगा, सर्वप्रथम करेगा, जिसके द्वारा उन्होंने शिक्षा ली है या जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ली है। आज हम दूसरी खंड के ऊपर, योगों के ऊपर बात करेंगे। ज्योतिष में योग बहुत प्रकार के हैं। एक योग अभी हमने किया है पंचांगीय योग। ये पंचांगीय योग का ही दूसरा माध्यम है। ये कौन से योग है? ये आनंद आदि तात्कालिक योग है, अर्थात जो वार और नक्षत्र के योग से बनते हैं। ये वार और नक्षत्र के योग से बनते हैं, तो हो सकता है कई बार नक्षत्र दिन के अंदर एक खंड के भीतर कुछ है और उस नक्षत्र की अवधि समाप्त हो गई तो दूसरे नक्षत्र का आरंभ हो गया। तो ये हो सकता है कि उदयवार पे, उदयवार अर्थात जिस दिन व्यक्ति ने, जिस समय में व्यक्ति ने जन्म लिया, उस समय आनंद आदि योग कोई भिन्न हो, और थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो आनंद आदि योग कोई भिन्न हो जाएगा। उदयवार के भीतर वो कौन से नक्षत्र हैं जो कि इस प्रकार के योग बनाते हैं? इसकी एक सारणी है, लेकिन इसकी सारणी को साझा करने से ज़्यादा अच्छा है मैं इसको आपको सीधे प्रकार से इसमें बताऊं। रविवार से आरंभ करते हैं। आज हम रविवार के लगभग जितने योग हो सकते हैं उनके बारे में बताते हैं। रविवार के भीतर यदि व्यक्ति अश्वनी नक्षत्र में जन्म लेता है, यानी वार उस दिन रविवार हो, ये मैं ज्योतिषीय वार के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना कि कैलेंडरी वार के ऊपर। अर्थात ज्योतिषीय वार कौन सा होता है? सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। चूँकि अन्य विधियों में रात 12 बजे के बाद आप देखेंगे, रात्रि 12 बजे के बाद वार भी बदल जाएगा,
लेकिन यहाँ हम प्रातःकालीन सूर्योदय से अगले दिन जो सूर्योदय होगा उस तक में एक ही बार हम मान के चलेंगे। अर्थात यदि आज हमारे पास रविवार है, स्वाभाविक रूप से आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज रविवार है, और कल जब सूर्योदय होंगे तो सोमवार होगा। रात्रि में भी रविवार ही है, सुबह कल सोमवार होगा। रविवार के ऊपर बात करते हैं। रविवार में यदि अश्वनी नक्षत्र हो तो ये आनंद नामक योग बनाता है, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न, गहरी प्रसन्नता इसके अंदर समाहित रहती है। रविवार के दिन यदि भरणी नक्षत्र उदित हो तो ये काल दंड नामक योग का निर्माण करता है। ये एक प्रकार से मृत्यु का भय है। मृत्यु अर्थात ऐसे व्यक्ति का, यहाँ कोई शारीरिक मृत्यु से बात नहीं हो रही, अपितु कई बार ऐसा देखा गया जिनका जन्म रविवार के दिन भरणी नक्षत्र में हुआ तो इनको कई बार जाने में अनजाने में अपमान सहना पड़ सकता है। इनके कार्य देरी से बने, बिना कारण से ही इनके ऊपर किसी प्रकार का ऋण चढ़ जाए, उसका भय मन में लगा रहे, उसको इसमें कहा गया है। इसके परिहार अर्थात इसके ज्योतिषीय उपाय क्या होंगे वो भी आपके साथ साझा करेंगे। रविवार के दिन यदि कृतिका नक्षत्र उत्पन्न हो तो धूम्र नामक योग का निर्माण होता है। ये अपने आप में धूमिल करता है वस्तुओं को, और जो हमें दिखाई देना चाहिए या जो हम करना चाहते हैं, जो हम सोचना चाहते हैं, उससे हमें इतर कर देता है। रविवार के दिन यदि रोहिणी नामक नक्षत्र का उदय हो रहा है तो प्रजापति नामक योग का निर्माण होता है। रोहिणी नक्षत्र रविवार, प्रजापति अर्थात नए कार्य करता है, भवन निर्माण कर सकता है, उत्पादन कर सकता है व्यक्ति। रविवार के दिन यदि मृगशिरा नक्षत्र उत्पन्न हो रहा है तो सौम्य नामक योग का निर्माण होता है। सौम्य नामक योग क्या कहलाता है? ये सज्जन लोगों से मुलाकात करवाते हैं, सौम्यता से शुभ कार्यों के द्वारा आगे बढ़ने के जीवन में योग बनते हैं। रविवार के दिन यदि आद्रा नामक नक्षत्र हो तो ये ध्वांश नामक योग का उत्पत्ति करता है। कई बार इन लोगों की बातें लोगों को चुभ सकती हैं। इनके अर्थ के भीतर ही इनके लाभ भी छुपे होंगे। ऐसा ना समझें यदि कोई योग भ्रामक है तो उससे हमें लाभ ना ले सकें। कई बार तीखे कठिन योगों से भी लाभ लिया जा सकता है। रविवार के भीतर यदि पुनर्वसु नक्षत्र उदित हो और व्यक्ति का जन्म हो तो ध्वज नामक योग का निर्माण होता है। अर्थात ये ध्वज पताका है जिसको आम भाषा में झंडा, कीर्ति पताका कहा गया है। रविवार के भीतर यदि पुष्य नक्षत्र उदित हो तो ये श्रीवत्स नामक योग का उदय करता है। श्रीवत्स योग है अर्थात भगवान विष्णु के जो छाती पे पड़े हुए चिन्ह थे उनको श्रीवत्स कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मीवान, लक्ष्मीपति हो सकते हैं। रविवार के भीतर यदि अश्लेषा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो वज्र नामक योग का निर्माण होता है। वज्र थोड़ा इंद्र के आकाश से गिरने वाली बिजली है। अचानक से जीवन में बहुत ऊंचाइयां, बहुत समस्याएं, प्रगति भी अचानक से देखने को प्राप्त हो सकती है। अचानक से मिलने वाली चमक है ये। रविवार के भीतर यदि मघा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो मुद्दसर नामक योग का निर्माण होता है। व्यायामशाला में कसरत करने के स्थान पे जो पुराने समय में मुद्गल घुमाए जाते थे ऐसे ऐसे करके, उनको मुद्सर कहते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति बली होता है और इसके पास ऐसा अस्त्र होता है, औजार होता है जिसके द्वारा ये अपने बल को, अपने शारीरिक बल का निर्माण करता है। इसी प्रकार रविवार के भीतर यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदित हो तो ये छत्र नामक योग का निर्माण करता है, अर्थात इसके ऊपर सदैव ही राजा की छत्री बनी रहती है। तो राज्य की कृपाएं
और मान सम्मान इनको मिलने की सब संभावनाएं रहेंगी। रविवार के भीतर यदि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर पहला उत्तरा फाल्गुनी, क्षमा कीजिएगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के भीतर व्यक्ति का जन्म हो तो योग का निर्माण होता है मित्र। अब ये ऐसा मित्र है जो कि समाज में अपने प्रतिभा के कारण से, अपनी ऑरा के कारण से समाज में जाना पहचाना जाता है। रविवार के दिन यदि हस्त नामक नक्षत्र उदित हो तो ये मानस नामक योग का निर्माण करता है और ये मान सरोवर है, अर्थात इस सरोवर में, इस नदी में, इस जलंतर में, जला तल में बहुत सारे लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इन लोगों के पास एक योग्यता होती है। इसी प्रकार रविवार के भीतर यदि चित्रा नामक नक्षत्र उदित हो तो पद्म नामक योग का निर्माण करता है। अब पद्म नामक योग हुआ जो भगवान विष्णु के चरण कमल में बना हुआ चिन्ह है, उसको पद्म कहा गया है। यह पद्म कमल का भी रूप है, पद्मावती, कमल आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो ये अपने आप में वैभवता का प्रतीक है। रविवार के भीतर यदि स्वाति नामक नक्षत्र में उदित हो तो ये लुम्बक नामक योग में जन्म कहा गया है। लुम्बक का अर्थ क्या है? ये हथियार है। ऐसे व्यक्ति के पास ऐसा शस्त्र हो सकता है जिसके द्वारा ये अपनी रक्षा भी कर सके और ईश्वर ना करे यदि योग थोड़ा कठिन है तो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सके। रविवार के भीतर यदि विशाखा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उत्पात मचाने वाला योग है, अर्थात जीवन में अचानक से उपद्रव आ सकते हैं। रविवार के भीतर यदि अनुराधा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है, ये मृत्यु नामक योग का निर्माण करता है। यहाँ ऐसा ना समझे कोई ये शारीरिक मृत्यु है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के कार्य बहुत देर तक स्मृति में ना रखे जाएं, ऐसा योग बन रहा है। परिहार क्या है यहाँ पे, क्योंकि मन में भय उत्पन्न ना हो उसके लिए कह रहा हूँ। हो सके तो ऐसे कार्य कीजिए जो देर तक याद रखे जा सकें, अर्थात आप ऐसा कोई काम करें जिसे देर तक याद रखा जा सके तो बहुत ही लाभकारी रहेगा, अन्यथा आपके कार्य देर तक याद नहीं रखे जाएंगे। रविवार के भीतर ज्येष्ठा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो एक काण नामक योग का निर्माण करता है। काण को आँखों से संबंधित रोग को काणा या काण कहा गया है। ऐसा व्यक्ति एक आँख से देखता है, उसको चिकित्सा विज्ञान में, ज्योतिष शास्त्र में काणा कहा गया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को केवल एक ही पक्ष दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति दूसरे पक्ष को देखने के लिए उसके पास उचित तर्क शक्ति, विवेचना शक्ति नहीं है, वो केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं चीज़ों को। एक चीज़ के लिए अच्छा है, यदि न्याय करना है तो केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि मेरे को केवल न्याय करना है। सामाजिक परिस्थितियों में थोड़ा योग ये भिन्न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों पक्षों को सामंजस्यता के साथ आगे लेके चलना चाहिए। रविवार के दिन यदि मूल नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो इस सिद्धि नामक योग देता है, अर्थात इनके कार्य सिद्ध होंगे, सफल होंगे, प्रगति मिलेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। रविवार के भीतर यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का उदय हो रखा है तो ये शुभ नामक योग का निर्माण करता है। इसका अर्थ शुभ ही है, अर्थात शुभता इसमें भरी रहेगी। अर्थात ऐसा व्यक्ति कोई नए कार्यों जिनसे लोगों की वैभवता, शुभता बढ़ती हो, तो विवाह समारोह में जो काम किए जाते हैं, बैंकट का कार्य, इस प्रकार के कार्यों से भी उनको लाभ मिल सकता है, शुभता के लिए किया गया कार्य है। इसी प्रकार से यदि रविवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो अमृत नामक योग का निर्माण होता है।
रविवार के दिन यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र है तो अमृत नामक योग का निर्माण होता है, अर्थात इनके कार्य लंबे समय तक याद किए जाएंगे। चिकित्सा विज्ञान के लिए तो और भी अच्छा है, यदि ऐसा व्यक्ति यदि चिकित्सा विज्ञान में जुड़ा हुआ है तो इनकी द्वारा दी गई औषधियाँ, वैसे तो हर चिकित्सक के द्वारा दी गई औषधियाँ हर व्यक्ति को लाभ ही पहुँचाएंगी, लेकिन इनके ऊपर हो सकता है कि कोई विशेष कृपा हो कि ये ऐसा कार्य करे या ऐसा औषधियों का परामर्श दे जो बहुत ही लाभकारी हुए। लेकिन यहाँ पे हमें भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए कि हम ऐसे ही चिकित्सक से अपनी चिकित्सा करवाएंगे। अभी तो ये देखना चाहिए कि यदि ऐसा व्यक्ति इस योग में जन्म हुआ है तो वो स्वयं अगर स्वास्थ्य समाज की सेवा कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। देर तक याद रखे जाने वाले कार्य, यहाँ केवल चिकित्सा का संबंध नहीं है, अपितु ऐसे कार्य जो चिरकाल तक याद रखे जाए। रविवार के भीतर यदि अभिजीत नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 28 नक्षत्रों की विवेचना है, यहाँ 27 नक्षत्र नहीं है, यह नक्षत्र 28 है। इसी कारण से इनका महत्व और अधिक हो जाता है, क्योंकि सामान्यतः हम 27 नक्षत्र गणनाओं में लेके आते हैं। तो यहाँ बीच का जो खंड है उसको भी साथ में जोड़ के देखा गया और अभिजीत नामक नक्षत्र का प्रयोग भी किया गया। अभिजीत क्या है? श्रवण से पहले और उत्तराषाढ़ के बाद बीच में पड़ने वाला नक्षत्र, मकर राशि के भीतर आसपास ही पड़ता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नक्षत्र है। यदि व्यक्ति का जन्म रविवार में अभिजीत नामक नक्षत्र में हुआ है तो ये मुसल नामक योग का जन्म इसमें बताया गया है। मुसल का अर्थ होता है जिसे कूट कूट के निकाला जाए, जो पुराने समय में हमारी दादी माएँ प्रयोग करती थी मुसली। तो किसी भी चीज़ में कूट कूट के जो रस निकालना होता था, उसके गुण निकालने होते थे, उसको मुसल कहा जाता था। मेरे परम आचार्य मिश्र जी ये कहा करते थे कि उनका जन्म भी मुसल नामक योग में हुआ है। तो वो भी बहुत सारी चीज़ों को कूट कूट के निकाल देते हैं और जो दुनिया समाज के सामने चाहिए वो उसको प्रस्तुत कर देते हैं। तो बहुत अद्भुत योग है, देखिए इसके अंदर भी। रविवार के दिन यदि श्रवण नक्षत्र का में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो ये गद्द नामक योग का निर्माण करता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं बताया गया, इसमें व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। रविवार के दिन यदि धनिष्ठा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो मातंग नामक योग का निर्माण होता है। ये हाथी का प्रतीक है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास बड़े वाहन आदि रह सकते हैं। रविवार के भीतर यदि शतभिषा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो ये राक्षस नामक योग बनाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपनी रक्षा करना भी जानता है और इसकी प्रवृत्तियां यदि ये नाराज हो जाए, खिन्न हो जाए तो इसकी प्रवृत्तियां हिंसक भी हो सकती हैं। रविवार के दिन यदि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो चर नामक योग का निर्माण होता है। स्वभाव में बड़े चंचल होते हैं, अदलते बदलते विचार इनके बने रहेंगे। रविवार के भीतर यदि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो ये स्थिर नामक योग का निर्माण करता है। अडिग रहेंगे, अपनी चीज़ों के ऊपर डटे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो जहाँ स्थायी निर्णय लेने हो तो इन लोगों का प्रयोग किया जा सकता है। रविवार के भीतर यदि रेवती नामक नक्षत्र का जन्म हो तो ये वर्धमान नामक योग का निर्माण करता है, अर्थात आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना, ऐसा ज्योतिष शास्त्र इसमें कह रहा है। तो वार के भीतर नक्षत्र का जन्म कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से इसका लाभ लिया। और ज्योतिष हो या कोई भी विधा हो या कोई भी विद्या हो, वो सदैव ही कार्य करती है
केवल अंतर इतना है कि हम उसको किस प्रकार से देख पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमें उसे देखने में कोई कमी हो रही है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। यदि उसको ठीक प्रकार से भली भांति से देखा जाएगा तो ज्योतिष में उसके रहस्यों के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज हमने रविवार और 28 नक्षत्र साझा करके योगों का आपके बारे में साझा की। आप अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं कि आपका जन्म किस नक्षत्र रविवार के भीतर, यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो किस योग का निर्माण होगा, उससे क्या लाभ लिए जा सकते हैं। यदि वो किसी प्रकार से कोई विध्वंसकारी योग बन रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। इस प्रकार से 7 वारों के भीतर 28 नक्षत्रों की गणना हम आपके साथ साझा करेंगे एवं इसके उपरांत उसके परिहार, यदि वो थोड़े से क्लिष्ट हैं या जीवन में दुर्घटनाएं दे सकते हैं तो उनका परिहार कैसे किया जाए। आज की चर्चा में इतना ही। स्वास्थ्य कारणों से प्रोग्राम की संख्या बड़ी सीमित है। YouTube पे अभी जो वर्तमान में खंड चल रहा है वो सारी की सारी पुरानी की गई रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको साझा किया जा रहा है। साथ ही साथ आज अवसर मिला तो एक नई चर्चा भी आप लोगों के साथ साझा कर दी है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। आपके सुझाव कमेंट सदैव ही हमें अच्छे लगते हैं। यदि उसमें कोई सुझाव है तो भी अच्छा लगता है, कटाक्ष है तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि कटाक्ष से हमें अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया मिलती है। सुझाव हमें प्रेरित करते हैं कि हम और कैसे काम करें। आप लोग अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद, प्रणाम।